हेलो प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभिषेक स्टडी जोन में। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोग की पढ़ाई। तो कुछ दिनों के लिए क्लासेज बहुत इंटरप्ट हो गई थी, एक हफ्ते लगभग क्लासेज नहीं हो पाई हैं। इसमें दो कारण है, एक तो कुछ शादियां ऐसी थी जहां जाना बहुत जरूरी था, और दूसरी चीज मेरा एमए का एग्जाम चल रहा था, जिसकी वजह से मैं बहुत बहुत ज्यादा व्यस्त हो चुका था। और ठीक है, तो आज से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और रेगुलर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम रेगुलर हो जाएंगे क्योंकि हमारा एग्जाम हो चुका है खत्म। ठीक है मेरे बच्चों, तो जैसा कि मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने पीछे की जितनी क्लासेज है उनको अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा और सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके कंसेप्ट अभी तक भी क्लियर नहीं है तो पीछे की क्लासेज को आप देख लीजिए और अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो आज से हम लोग अपनी क्लासेज को शुरू कर रहे हैं। कैसे शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स का जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो उस चैप्टर के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। जो चीजें बाकी थी, जो चीजें हो गई थी, मैं उनको एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ, और जो चीजें आगे हम पढ़ने वाले हैं उनको मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी तक। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है मानव नेत्र, मानव नेत्र, और उसके बाद इसकी संरचना पढ़ रखी है। मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। क्या सारे लोगों को ये पुरानी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें दोष पढ़े थे, किसमें, मानव नेत्र में। दोष कौन कौन से दोष पढ़े थे भाई, तो कौन कौन से दोष था, सॉरी, दोष हम लोगों ने पढ़े थे। तो सबसे पहले निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि। उसके बाद दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। उसके बाद जरा दृष्टि दोष, दृष्टि। उसके बाद हम लोगों ने वर्णांधता भी पढ़ा था, वर्णांधता। उसके बाद यानी कलर ब्लाइंडनेस। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या, तो इतनी चीजें हो गई। एक चीज हम लोगों ने और पढ़ा था मोतियाबिंद। यानी इतनी चीजों को हम लोग खत्म कर चुके हैं, मोतियाबिंद। क्या इतनी चीजें आपकी क्लियर है। मैं आशा करता हूँ कि आपकी इतनी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्रिज्म। क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिज्म। क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रिज्म। क्या शुरू करने वाले हैं, प्रिज्म। तो सारे लोग तैयार हो जाइए ढंग से। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, प्रिज्म। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है, प्रिज्म, प्रिज्म। क्या आप लोगों ने कभी प्रिज्म देखा है। कितने लोग मेरे प्यारे भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने आज प्रिज्म देखा है कभी। तो सबसे पहले मैं आपको प्रिज्म का चित्र बना के दिखाता हूँ कि प्रिज्म होता कैसा है। तो सबसे पहले तो प्रिज्म होता है एक ट्रायंगुलर शेप में, यानी त्रिभुजाकार आकृति का होता है। ठीक है, प्रिज्म कैसा होता है, तो प्रिज्म, सॉरी, हाँ ऐसा ही मान लेते हैं, जो चूंकि वो 3D होता है ना, 3D होता है। कैसा होता है, 3D होता है। 3D को बोर्ड पे दिखाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो प्रिज्म की आकृति हम लोग ऐसे देते हैं कि प्रिज्म ऐसा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रिज्म ऐसा होता है, हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है। तो प्रिज्म होता कैसा है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि प्रिज्म एक त्रिभुजाकार आकृति है। क्या है, पहले लिखेंगे क्या, त्रिभुज, त्रिभुज, अरे सॉरी, प्रिज्म, सॉरी, प्रिज्म एक त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार आकृति है। क्या है, आकृति है। त्रिभुज एक, अरे सॉरी, प्रिज्म एक त्रिभुजाकार आकृति है। दूसरी चीज, इसमें इसमें दो त्रिभुजाकार फलक, त्रिभुजाकार फलक होते हैं, फलक होते हैं, फलक होते हैं। तीसरा, इसमें तीन आयताकार फलक होते हैं, आयताकार फलक,
होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो सबसे पहले ये जो प्रिज्म होता है वो एक त्रिभुज के जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? तो त्रिभुज के जैसे दिखता है। दूसरी चीज, इसमें दो त्रिभुजाकार फलक होते हैं। अब मैं आपको दो त्रिभुजाकार फलक दिखाता हूँ। देखो एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला, दो हुए। ठीक है, तो दो त्रिभुजाकार फलक होते हैं, तीन आयताकार। अब देखो सबसे पहले तो एक ये हो जाएगा, कौन सा? ये वाला आयताकार फलक। दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला। देखो एक तो ये हो जाएगा ऐसे, और दूसरा वाला ऐसे। ठीक है, यानी ये और एक नीचे वाला ये पूरा का पूरा। यानी जो प्रिज्म होता है उसमें दो त्रिभुजाकार फलक होते हैं और तीन आयताकार फलक होते हैं। तो प्रिज्म के बारे में ये पूरी की पूरी जानकारी आप ध्यान में रखेंगे कि प्रिज्म कैसा आकार होता है इसका। तो एक त्रिभुजाकार आकार होता है। प्रिज्म में दो त्रिभुजाकार फलक होते हैं, तीन आयताकार फलक होते हैं। फलक का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मेरा ये फोन है, जैसे मेरा ये फोन है, तो फलक का मतलब ये पूरा का पूरा जो एरिया होगा वो उसका क्या हो जाएगा? फलक। फिर इधर वाला ये पूरा का पूरा फलक उसका कहलाएगा। ये पूरा फलक, ये और ये, यानी फलक का मतलब उसका एक तरफ का हिस्सा। ठीक है, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है प्यारे बच्चों? बोलिए, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? तो हम आगे चल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज से, सॉरी, प्रिज्म से अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रिज्म से अपवर्तन। यानी आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रिज्म से अपवर्तन। तो चलिए देखते हैं कि प्रिज्म में अपवर्तन कैसे होता है। तो हमारी नेक्स्ट क्या हेडिंग होगी? तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी क्या? प्रिज्म से, प्रिज्म से अपवर्तन। कितने लोगों को पहले तो अपवर्तन के बारे में पता है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपवर्तन के बारे में पता है? एक बार बताइए तो कमेंट करके। एक बार बताइए कमेंट करके। सबसे पहले एक बार अपवर्तन को देख लेते हैं। आपको पता है कि उसमें सघन, विरल और ये सारे के सारे माध्यमों की बात होती है। सबसे पहले यहाँ समझते हैं। मान लीजिए ये है कांच। क्या है? कांच। यहाँ है हवा, यहाँ भी है हवा। ठीक है, ये है आपका विरल माध्यम। विरल माध्यम है। ये क्या है? सघन है। और ये क्या है? विरल है। आपको पता है कि जब भी कोई किरण इधर से इधर जाती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। ऐसे गई, ऐसे आ गई, फिर ऐसे भाग जाएगी। यानी हम अभिलंब खींचते हैं। यहाँ पे जब भी कोई विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और सघन से जब भी विरल की ओर तो अभिलंब से दूर, ये दूर हटेगी, ये उधर झुकेगी। ठीक है, एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब भी कोई किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और सघन से विरल की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। इतनी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीजों को ही दिमाग में रख के हम बनाएंगे क्या? तो प्रिज्म से अपवर्तन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बना लेते हैं एक प्रिज्म। क्या करते हैं? बड़ा सा प्रिज्म बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने बनाया एक बड़ा सा प्रिज्म। अब देखो यहाँ से एक रे गुजारते हैं। अब दो अभिलंब खींच दो। थोड़े दूसरे कलर से खींच देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अभिलंब, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, नहीं निर्गत किरण, सॉरी, यह है निर्गत किरण। ठीक है, ये जो बीच में है इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण।
अपवर्तित किरण। तो ये हो गई अपवर्तित किरण। इतनी चीजें क्लियर है आपको। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है कि इसके और ये है अभिलंब, अभिलंब, इधर ये भी क्या है, अभिलंब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं आई, या आपतन कोण बोलते हैं। यहाँ पे जो बनता है इसको आर से दिखाते हैं, यहाँ वाले को आर यानी अपवर्तन कोण, और ये जो बनता है इसको हम बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं ई यानी निर्गत कोण। ठीक है, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? क्या यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है? देखिए, सबसे पहले एक किरण यहाँ गई, यहाँ से थोड़ी सी ऐसे हुई, फिर यहाँ ऐसे हो गई, यानी तो इतने हमारे कोण बनते हैं सबसे पहले। फिर एक चीज हम यहाँ देखते हैं, जब इस किरण को बढ़ाते हैं ऐसे और इस किरण को बढ़ाते हैं ऐसे, तो यहाँ पे एक एंगल बनता है जिसको हम डेल्टा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? डेल्टा से। ठीक है, तो मैं इधर इन सबको लिख देता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे क्या, आई, एंगल आई क्या है, आपतन कोण है। क्या है? आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण। उसके बाद एंगल आर, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। उसके बाद एंगल ई, निर्गत कोण। उसके बाद डेल्टा, ये कौन सा कोण हो जाएगा, तो ये होता है विचलन कोण। कौन सा कोण होता है? विचलन कोण। उसके बाद एक यहाँ पे इसका नाम रख लो ए बी सी, यहाँ पे एक एंगल बनता है। कहाँ पे? तो यहाँ ए वाले हिस्से पे, इस वाले एंगल की हम बात करें, इस वाले के, तो इसको बोलते हैं, लिख लो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाता है, तो इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण। एक बार इन सारी की सारी चीजों को देख लो और फिर बताओ मेरे को कि समझ में आया कि नहीं। बोलो, क्या ये पूरी की पूरी चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं? बोलिए। सबसे पहले आप समझिए कि हमने बनाया एक प्रिज्म, और प्रिज्म पे एक रे हमने यानी एक किरण डाली, तो वो सबसे पहले जाएगी, थोड़ी सी झुकेगी, फिर बाहर निकल जाएगी। तो जो आपतित किरण और अभिलंब है, इसके बीच में एक कोण बनता है जिसको हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। किसके किसके बीच में? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनता है? आपतन कोण। फिर आगे हम बढ़ते हैं, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम अपवर्तन कोण बोलते हैं। उसके बाद निर्गत किरण और अभिलंब, ये निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम निर्गत कोण बोलते हैं। हम आपतित किरण और निर्गत किरण को जब मिलाते हैं तो यहाँ पे एक एंगल बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? विचलन कोण, जिसको हम डेल्टा से दिखाते हैं। इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद क्या होता है, तो एक यहाँ पे इसको ए एंगल यानी प्रिज्म कोण बनता है। कहाँ पे? तो जहाँ पे एंगल के दो साइड्स आपस में कट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है आपको? बोलिए, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? क्या यहाँ तक? तो एक बार ले लो इसका स्क्रीनशॉट, सारे लोग इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो यहाँ तक चीजें मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, तो हम आगे चल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, तो आपको पता है कि जो प्रिज्म का मुख्य कार्य होता है, प्रिज्म का मुख्य कार्य क्या होता है, तो यहाँ पे कहीं साइड में लिख लो प्रिज्म का मुख्य कार्य। यहाँ पे प्रिज्म का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रिज्म का मुख्य कार्य श्वेत रंग को 7 रंगों में विक्षेप कर देता है। श्वेत रंग का, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में, 7 रंगों में विभेद या विक्षेपण, विक्षेपण कर देता है। यानी जो प्रिज्म है वो
श्वेत प्रकाश को क्या करता है तो 7 रंगों में विभक्त कर देता है। क्या करता है? 7 रंगों में विभक्त कर देता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण कैसे होता है? प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। सबसे पहले बना लीजिए एक प्रिज्म। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एक और बना लो 7। ठीक है, तो ये होता है ऐसे वर्ण विक्षेपण। क्या है? सबसे पहले यहाँ से याद रखें वी आई वी जी वाई ओ आर। क्या याद रखेंगे? यहाँ लिख लेता हूँ मैं वी वी आई वी जी वाई ओ आर लिख लेंगे यहाँ। ठीक है, तो आर से हो जाता है रेड, ये हो जाता है रेड, ऑरेंज, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, VOILET। इतने कलर्स आप याद रखेंगे। कितने कलर्स? तो सबसे पहले रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। ठीक है, यहाँ तक क्या चीजें क्लियर हैं? आप सबसे पहले तो रंगों का क्रम ऐसे याद रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे ऊपर कौन आता है? रेड, सबसे नीचे वॉयलेट। इतनी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? तो देखो, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लिखेंगे पहला। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग की है? तरंग दैर्ध्य। दूसरा, सबसे कम कम तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? तो लाल की होती है, रेड, और इसमें बैंगनी की, वॉयलेट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन फिर बनता है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है? तो सबसे अधिक ऊर्जा वाला रंग, सबसे अधिक ऊर्जा वाला रंग, सबसे कम, सबसे कम ऊर्जा, कम ऊर्जा। ठीक है, सबसे कम ऊर्जा क्या किसकी होगी? तो देखो, जिस सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जिसकी होगी उसको ऊर्जा सबसे कम होगी, यानी लाल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैंगनी, यानी वॉयलेट। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान में देंगे। जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक उसकी ऊर्जा कम, जिसकी ऊर्जा ज्यादा उसका तरंग दैर्ध्य कम, यानी इतनी चीजें हम याद रखेंगे। बोलिए, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है प्यारे बच्चों? क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है? तो कुछ मैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिखवा देता हूँ। क्या क्या है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट? एक और लिख लो, 5वां यहाँ पे। VIB GYOR में काला रंग नहीं होता है, इसमें ब्लैक नहीं आता है, काला रंग नहीं होता है। याद रखिएगा, इसमें काला रंग नहीं होता है। ठीक है,
छठा पॉइंट क्या है? तो एक आता है मध्यम रंग। मध्यम रंग, मध्यम रंग, क्या याद रखेंगे? मध्यम रंग। मध्यम रंग, मध्यम रंग अगर देखें इधर से तो ये आ रहा है, यहाँ से ये तीन तीन अगर छोड़ दे तो ग्रीन मिल रहा है हमको, बट ये नहीं होता है, ये होता है येलो। यानी मध्यम रंग कौन होता है? येलो। ठीक है, क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है? क्या चीजें यदि यहाँ तक क्लियर है? एक क्वेश्चन और आता है 7 नंबर, यहाँ लिख लो। क्या कि सबसे अधिक लाल रंग, लाल सबसे कम झुकता है, कम झुकता है, झुकता है। और 8वां बैंगनी, बैंगनी सबसे अधिक झुकता है, अधिक झुकता है। ठीक है, ये इतनी चीजें आप याद रखेंगे। यानी यहाँ से पूरा का पूरा इतना ही क्वेश्चन बनने वाला है। सबसे पहले ऊपर कौन सा रंग होता है, सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, इतनी चीजें आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? बोलिए बोलिए बोलिए। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण होता कैसे है? तो जब भी प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तो वह 7 रंगों में प्रायः टूट जाती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में। क्रम क्या होता है? तो नीचे से याद रखेंगे, VIBGYOR, विबग्योर पढ़ लेते हैं हम इसको नीचे से। ठीक है, सबसे ऊपर लाल रंग, सबसे नीचे वॉयलेट कलर। इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला रंग लाल, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग बैंगनी, जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक उसकी ऊर्जा कम, सॉरी जिसका तरंग दैर्ध्य कम उसकी ऊर्जा अधिक, जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक उसकी ऊर्जा कम। तो ये याद रखेंगे, एक दूसरे के उल्टे हैं। विबग्योर में काला रंग नहीं होता, कभी आप बी से ब्लैक पे मत चले जाइएगा। ठीक है, तो काला रंग नहीं होता है। मध्यम रंग कौन सा होता है? तो येलो, यानी मध्यम कलर कौन सा है? तो येलो। सबसे कम कौन झुकता है? तो लाल। और सबसे अधिक कौन झुकता है? तो बैंगनी। ये था हमारा पूरा का पूरा प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण और ये बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चन। क्या चीजें यहाँ तक क्लियर हैं प्यारे बच्चों? बोलिए बोलिए बोलिए। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं तो आगे हम बढ़ सकते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आगे हम चलते हैं, चलिए। चलिए, तो हम आगे बात करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं इंद्रधनुष पे। इस पे बात करते हैं इंद्रधनुष पे। रेनबो, आप लोगों का फेवरेट रेनबो, इंद्र धनुष। रेनबो, सबसे पहले रेनबो के बारे में क्या होता है? तो रेनबो मतलब कि इसमें 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग। और जो इंद्रधनुष है वो हमेशा वर्षा के मौसम में बनता है। एक चीज याद रखेंगे, क्या होगा? वर्षा के मौसम में बनता है, मौसम में बनता है। क्यों बनता है? तो इसमें जो वर्षा की बूंदे हैं वो एक प्रिज्म की भांति काम करती हैं। यानी वर्षा की बूंदे, बूंदे प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं, कार्य करती है। क्या करती हैं? कार्य करती हैं। देखो होता क्या है एग्जैक्टली। और एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि सूर्य से विपरीत दिशा में आपका ये बनता है। यानी सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, दिशा में बनता है। यानी जिधर सूर्य होगा उसके विपरीत दिशा में यह बनेगा। क्या मैंने सबसे पहले बनाया? तो इंद्रधनुष क्या होता है? तो यह बरसात के मौसम में होता है। दूसरी चीज,
वर्षा की जो छोटी-छोटी बूंदें होती हैं वो कैसा काम करती हैं, तो प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं, और जिधर सूर्य होता है उसके विपरीत दिशा में क्या बनता है, तो इंद्रधनुष बनता है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। कैसे बनता है तो मैं थोड़ा बना के दिखाता हूँ। देखिए, ये मान लीजिए कोई वर्षा की बूंद है, ये सूर्य हो गए भगवान जी हमारे। ठीक है, ये यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे जाती है, फिर ऐसे घूम के फिर ऐसे आ जाती है, यानी इसी में खुद में ये परावर्तित होती है, और यहाँ से जो कलर्स निकलते हैं वो हमको दिखते हैं क्या, तो यहाँ होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसमें होता है, जिसके कारण इंद्रधनुष बनता है। और ये एक बूंद के साथ नहीं होता है, हजारों बूंदों के साथ ऐसा होता है, जिसके कारण हमें पूरे के पूरे कलर टूट के देखने को मिलते हैं। कैसे, तो वही जो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, वेवग्योर के रूप में। ठीक है, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? बोलो बोलो बोलो, क्या यहाँ तक चीजें क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है आप लोग को? तो आज से हम लोग अब रेगुलर पढ़ेंगे, रोज रोज पढ़ेंगे, तो आप लोग रोज हमारे साथ जुड़ेंगे रात को 8 बजे। ठीक है, अभिषेक स्टडी जोन पे। और हाँ, एक चीज और, 10 दिसंबर को आप लोग के लिए कुछ बहुत बड़ा आने वाला है, तो उस दिन सारे लोग जुड़ेंगे रात को 9 बजे। मैं टाइम बता दूंगा जुड़ने से पहले। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और अब मैं हम लोग के पास कुछ दिनों का ही टाइम बचा हुआ है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, 2 महीने गिन के हैं, दिसंबर और जनवरी। फरवरी को तो छोड़ ही दो, 2 महीने हैं हम लोग के पास। 2 महीने को हम कितना अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, कितना बेटर प्रयोग कर सकते हैं, वो तो आपके हाथ में है। ठीक है, क्योंकि पढ़ना आपको है, हमारा काम है केवल गाइड करना। तो हम लोग कल से रेगुलर पढ़ेंगे, और थोड़ी अब क्लासेज आपकी लंबी होंगी क्योंकि सिलेबस को खत्म करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही, और मिलेंगे कल बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के साथ। ठीक है, कल बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय